So, hello student. So guys, now we're back to our next class. Next class is company law class. Your second company law class. ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है आज का एक नया कंसेप्ट, क्योंकि काफी हमने लास्ट क्लास में आपका डेफिनेशन मीनिंग ये सब क्या किया था, डिस्कस किया था, और उसमें हमें ये पता चला था एग्जैक्टली कंपनी का ये जो कंपनी वर्ड है कहाँ से आया है, और क्या कहते हैं किस तरह से कंपनी होती है, कंपनी अपने मेंबर से कैसे सेपरेट होती है, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था. नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द क्या आपका कि ये जो कंपनी है इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ये जो कंपनी लॉ है. क्योंकि देखिए 2013, 1956 और 1913, ठीक है, तो डेफिनेटली ये लॉ आई होंगे तो इनको किसी ना किसी ने तो प्रस्तावित किया होगा. तो 1913 1956 पढ़ने का तो हमारे लिए अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रिप्लेस हो चुके हैं. तो 2013 कैसे आया, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि 2013 के पीछे आने का बहुत इम्पोर्टेंट पर्पस ये था कि जब हमारा 1991 में एलपीजी आया था, तो उसके बाद से हम लोगों को अपने बहुत सारे ऐसे लॉ के अंदर चेंजेस करने पड़े थे जहाँ पे हमारी इंटरनेशनल क्या होती थी, ट्रांजेक्शन होती थी. ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो कंपनी होती है जरूरी नहीं है कि वो केवल एक इंडिया के टेरिटरी तक ही क्या हो, लिमिट हो या फिक्स हो. उसको इंडिया के बाहर रहकर भी क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, या इंडिया की टेरिटरी के बाहर जाकर भी वो बहुत सारी ऐसी चीजें क्या कहते हैं अडॉप्ट करती है जो एग्जैक्टली उसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल सिनेरियो के अकॉर्डिंग कंसीडर करनी पड़ती है. तो वही हम लोगों को अब क्या करना है, आपके कंपनी लॉ में पढ़ना है. क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब एलपीजी आया हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, पैक्टेशन और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, तो डेफिनेटली अब हमें अपने कंपनी लॉ के अंदर चेंज करना भी जरूरी था. क्योंकि जो 1956 लॉ बना था उसके अंदर बाहर के साथ हमारे व्यापार के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन लगाई गई थी, जो कि 1991 में खत्म कर दी थी. तो इसको खत्म करने की, इसको जो पुराना वाला लॉ था इसको खत्म करने की बात 2002 से तो चल रही थी, बट एग्जैक्टली मतलब 2002 से चल तो रही थी, बट एग्जैक्टली कोई भी उसके लिए रोड मैप प्रॉपर तैयार नहीं कर पाया था. तो इसी वजह से ही ठीक है आपका क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूँ इसका रोड मैप हमें एग्जैक्टली किसने तैयार करके दिया. तो हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी, ठीक है, वो सबसे पहली कमेटी जो थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, वो सबसे पहली कमेटी बनाई गई थी क्या कहते हैं सेबी के अंदर. सेबी के अंदर आपका मिस्टर जो कुमार मंगलम बिरला थे, उनकी चेयरमैनशिप के अंदर सबसे पहली कमेटी बनाई गई थी 1982 में. ठीक है, एंड देन उसके बाद वो भी कैडबरी कमेटी के पॉइंट पर थी. क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, कोई भी चीज हम लोग ठीक है इंडिपेंडेंटली इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमें नहीं पता था. तो इसलिए यूके की कैडबरी कमेटी थी, उसके फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर हम लोगों ने अपने यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी को क्या किया था, बनाया था. तो उसके बाद क्या हुआ आपका सबसे पहले जो चेयरमैन थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी को, मिस्टर कुमार मंगलम बिरला थे, बिरला ग्रुप के मालिक. एंड देन उसके बाद फिर आपके अनंत नारायण मूर्ति इस कमेटी के क्या बने, मालिक बने, मतलब चेयरमैनशिप बने, चेयरमैनशिप उनके हाथ में आई. फिर उसके बाद क्या कहते हैं मिस्टर नरेश चंद्र थे, नरेश चंद्र कमेटी भी इन्हें कहा जाता है. ठीक है, नरेश चंद्र ने इस चेयरमैनशिप को संभाला. बट किसी ने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, किसी ने भी कंपनी के अंदर कि पुराने कंपनी लॉ को रिप्लेस करके नए कंपनी लॉ को बनाने की बात होती है, बट उसका रोड मैप तैयार करके नहीं दिया. क्योंकि पार्लियामेंट में जब भी कोई बात रखी जाती है तो पार्लियामेंट के किसी मतलब बिना किसी क्या कहते हैं सॉलिड रीजन के कि हाँ भाई कंपनी लॉ को चेंज करने का ये कारण है, या आपने जो फ्रेमवर्क तैयार करके दिया है या ये रोड मैप तैयार करके दिया है, ठीक है, ये आप हमें तैयार करके दें जिससे हम कंपनी लॉ को क्या करें, चेंज करें. किसी ने भी नहीं दिया था. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इसका रोड मैप भी मिस्टर जे जे ईरानी ने दिया था. क्योंकि मिस्टर जे जे ईरानी सबसे पहले इस कमेटी के जो चेयरमैन बने थे वो 2 दिसंबर 2004 को बने थे. उससे पहले ये 3 लोग बन चुके थे, बट स्टिल मिस्टर जे जे ईरानी क्या कहते हैं इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी के चेयरमैन आपके 2004 में बने. ठीक है, जो कि डायरेक्टर या थे टाटा सन्स के. ठीक है, जिनको अल्टीमेटली जब क्या कहते हैं जब इन्होंने कंपनी लॉ की बात को दोबारा से उठाया, कंपनी लॉ को, क्योंकि सीधी सी बात है कि इनका पर्पस भी कंपनी लॉ को चेंज करना था. तो सेम बात ही पार्लियामेंट ने बोली कि भैया इसका रोड मैप तैयार करके दो. तो इन्होंने उसका रोड मैप तैयार करके दिया. आपने देखा होगा, मैंने आपको पूरा मेंशन कर रखा है कि कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो आपके 31 मई 2005 को जमा भी की थी, जिसमें उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार करके दिया था अबाउट तक आपका जे जे मतलब अबाउट तक आपका कंपनी. ठीक है, जिन्होंने ये बताया था कि कंपनी लॉ के अंदर किन किन चेंजेस की आवश्यकता है, या फिर जो पुराना कंपनी लॉ है वो किस तरीके से क्या हो चुका है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब पूरी तरीके से आपका बेकार हो चुका है, कि मतलब वो इस लायक नहीं रहा है कि वो आज के इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या हो पाए, फिट हो पाए.
ठीक है। तो इसी वजह से हमारे लिए पुराने कंपनी लॉ को चेंज करना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं पुराने कंपनी लॉ में, क्योंकि पुराने कंपनी लॉ में अमेंडमेंट्स और आपके बहुत सारी क्या है आपकी चेंजेस हो चुके थे 1956 के बाद और 2013 से पहले। तो इतने सारे चेंजेस होने के बाद उसका जो मेन कंसेप्ट था वो भी चेंज हो चुका था। दैट्स व्हाई हम लोगों को कंपनी लॉ को चेंज करना मस्ट हो चुका था। तो बस वही है कि कोई भी रोड मैप तैयार करके नहीं दे रहा था, तो इन्होंने क्या किया, आपका मिस्टर जे रानी ने रोड मैप तैयार करके दिया, और इनके रोड मैप तैयार करने के बाद ही क्या हुआ आपका, मतलब एक तरह से देखा जाए बहुत तेजी से क्या काम बढ़ा कंपनी लॉ को चेंज करने का। देखकर डॉक्टर जे रानी एक्सपर्ट कमेटी ने कंपनी लॉ के ऊपर सबमिट की अपनी रिपोर्ट, जो कि डायनेमिक भी थी, यूजर फ्रेंडली न्यू कंपनी लॉ। ठीक है, द कमेटी हैड टेकन ए प्रैग्मेटिक अप्रोच कीपिंग इन व्यू द ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल सीधी सी बात है, इन्होंने एग्जैक्टली बिल्कुल जीरो बेस से लेकर आपका अप टू तक आपका मैक्सिमम तक इन्होंने क्या किया बताया कि एग्जैक्टली यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंजेस होने की आवश्यकता है। और साथ में इन लोगों ने जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो कंपनी का मतलब होता है वो केवल शेयर होल्डर से नहीं होता है, कंपनी के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनसे उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। To enable production of internationally accepted best practice, as one waits through the report, one finds an arduous deed to ensure that flexibility is coupled with accountability and transparency। बिल्कुल सीधी सी बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरत है इस टाइम पर वो ये है कि अगर किसी को काम दिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी भी होनी चाहिए उस काम को प्रूव करने की, एंड क्या आपका ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कंसेप्ट आया है, पहले ये वॉलंटरी गाइडलाइन होती थी, अभी कंपल्सरी गाइडलाइन है हर कंपनी के लिए। लिस्टेड कंपनी के लिए तो है ही, लिस्टेड कंपनी ज्यादा जो पब्लिक से नहीं जुड़ती है उनके ऊपर इतने कंप्लायंसेस फॉलो नहीं होते, तो उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस भी फॉलो नहीं होता है। बट फिर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आप कंप्लायंस फॉलो करेंगे तो कोई बुराई नहीं है। खैर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो खैर मैं आपको क्या बताती हूँ, ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जितनी ट्रांसपेरेंट कंपनी होगी उतना ज्यादा वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को या इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को अचीव करेगी, इन्वेस्टर का ट्रस्ट उतना ही कंपनी के ऊपर बढ़ जाएगा। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली आप जो भी काम करते हैं वो पब्लिक के अंदर जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने उनको डिस्क्लोज करके करते हैं। क्योंकि अगर कंपनी में कुछ भी हिडन है तो इट मीन्स उन लोगों का ट्रस्ट, पब्लिक का ट्रस्ट आपके ऊपर से क्या होता जा रहा है, हटता जा रहा है। तो इट इज द रोल ऑफ डायरेक्टर इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी और द रोल ऑफ प्रमोटर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल इंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि जब कंपनी को बनाया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो प्रमोटर्स करते हैं। तो प्रमोटर्स के रोल से लेकर उसके बाद जब कंपनी बन जाती है तो डायरेक्टर्स के रोल को लेकर, क्योंकि डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है। और जब कंपनी को बनाया जाता है तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि सीएस अपॉइंट किए जाते हैं कंपनी को बनाने के लिए, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है, उनको भी ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि कंपनी का जो गवर्नेंस है वो बेटर तरीके से, और वो तभी पॉसिबल है जब हर चीज को पूरी तरीके से डिस्क्लोज करके ट्रांसपेरेंट मैनर में पब्लिक के सामने रखा जाएगा। So the report had made very dynamic and balanced recommendation. Okay, the report of committee had also sought to bring in multifarious, progressive and visionary concept and endeavor to recover significant shift from the government approval। बिल्कुल सही बात है कि पहले हमारे यहाँ 1991 से पहले हमारे यहाँ हर चीज ऐसा होता था कि हमारे यहाँ हर चीज के लिए मतलब कंपनी के अंदर कोई भी चेंजेस करना है तो सब जगह गवर्नमेंट के अप्रूवल होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जुड़ा हुआ होता था, हाई कोर्ट जुड़ा हुआ होता था। बट स्टिल क्या कहते हैं, आप खुद देखिए कि जो कंपनी के अंदर मेन है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स है। तो आपने देखा होगा कि अब जो नया कंपनी लॉ बन रहा है या बन चुका है, इसके अंदर गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो बहुत लेस कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम रूल्स रेगुलेशन बनाना होता है, ठीक है। उसके लिए हर चीज आपकी क्या कहते हैं शेयर होल्डर्स के ऊपर ही बेस्ड होनी चाहिए। क्योंकि शेयर होल्डर एक ऐसी पर्सनालिटी होते हैं, शेयर होल्डर्स एक ऐसी पर्सनालिटी होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्या कहते हैं कंपनी की स्टैब्लिशमेंट के लिए, कंपनी के गवर्नेंस के लिए। क्योंकि जो शेयर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है वो शेयर होल्डर का जुड़ा हुआ होता है। तो इसी वजह से अगर कुछ भी किया जाए तो शेयर होल्डर से पूछकर किया जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए नेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। अगर हम बात करें किसी कैरेक्टरिस्टिक की तो सीधी सी बात यही है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ये अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जैसी कंपनी क्या हो जाती है, कॉर्पोरेट हो जाती है, तो कंपनी क्या बन जाती है, आपकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बन जाती है, लीगल स्टेटस मिल जाता है उसको, ठीक है, एंड सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है।
उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी को डिस्कस करने से पहले मैं परपेचुअल सक्सेशन बताऊंगी। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कंपनी को इन्होंने इसीलिए ये उसके मेंबर से अलग बताया कि मेंबर के आने या जाने से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेंबर आए या जाए, कहना मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज फॉरएवर। ये किस पर डिपेंड करता है? आपका परपेचुअल सक्सेशन, क्योंकि स्थायी अस्तित्व, कंपनी कभी खत्म नहीं होती। हम कंपनी को बनाते भी अपने आप हैं और खत्म भी अगर हमें करना होता है तो हम अपनी मर्जी से खत्म करते हैं। कंपनी हम ह्यूमन बीइंग की तरह भी नहीं कि कभी भी मर जाती है या कभी भी उसकी लाइफ एंड हो जाती है। कंपनी को जब हम जाते हैं तब खत्म होती है, अगर नहीं खत्म करते तो कंपनी चलती रहती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके अंदर मेंबर है या नहीं है, बट हाँ, एक मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर की लिमिट होनी मस्ट होती है। ठीक है, वरना तो क्या होता है आपका, अगर कोई मेंबर नहीं होगा तो कंपनी को चलाएगा कैसे? तो इसी वजह से क्या होता है आपका परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इसमें ये नहीं होता है कि मेंबर की लाइफ, ठीक है, किसी भी मेंबर की पर्टिकुलर लाइफ से कंपनी की लाइफ जुड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेंबर आते भी हैं, जाते भी हैं, चले भी जाते हैं, नए भी आते हैं, ठीक है, पर कंपनी आपकी जैसी है वैसी ही चलती रहती है। उसके बाद आता है लिमिटेड लायबिलिटी। यस, एक कंपनी के साथ सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है, क्योंकि जितने भी आपने फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और पढ़े हैं, जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ा है, इन सब में जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है। एक कंपनी का ऐसा कंसेप्ट होता है कि आप उसको लिमिटेड लायबिलिटी के साथ क्या करा सकते हैं, इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं, जहाँ पे आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। सेपरेट प्रॉपर्टी, यस, क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है तो कंपनी को किसी की जरूरत नहीं है। कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। उसको ना अपने मेंबर्स की ना अपने डायरेक्टर्स के नाम की जरूरत है। जैसे कि अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप पे बात करें या फिर हम लोग क्या कहते हैं पार्टनरशिप पे बात करें, तो वहाँ पे पार्टनर्स के नाम की जरूरत होती है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। बट यहाँ पर क्या कहते हैं, कंपनी को किसी के नाम की जरूरत नहीं है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होते हुए भी किसी भी एग्रीमेंट में एंटर हो सकती है किसी भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यस, कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकती है। प्राइवेट कंपनी होती है तो डेफिनेटली उसके जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो रिस्ट्रिक्टिव होती है, बट पब्लिक कंपनी किसी को भी अपने शेयर दे सकती है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का मेंबर हो या ना हो। कैप्सिटी टू CUNB सूट, यस, कंपनी जो होती है वो क्या कहते हैं केस फाइल कर सकती है और उसके ऊपर केस फाइल किया भी जा सकता है। तो कैप्सिटी टू CUNB सूट, यस, डेफिनेटली, ठीक है। एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, डेफिनेटली जो कंपनी है, कंपनी किसी को भी रखती है तो उसके साथ डायरेक्टली क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, और उसको किसी का भी जरूरत नहीं है किसी के नाम का भी। अब कभी भी हम जब कभी भी जॉब करने जाते हैं तो ठीक है, हमें HR डिपार्टमेंट क्या करता है, हायर करता है, बट हमारा जब सर्विस एग्रीमेंट होता है तो उसमें दो पार्टी होती है। एक तो हमारा नाम होता है एज ए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में कंपनी का नाम होता है। तो कोई ये कंपनी के पास पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होते हैं। कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट अगर क्या करती है, लेती है, तो जब कोई भी एग्रीमेंट बनता है तो उसमें कंपनी का नाम फर्स्ट पार्टी के रूप में, सेकंड पार्टी के रूप में क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, डेफिनेटली, क्योंकि कंपनी एक क्या कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके लिमिटेशन ऑफ एक्शन हमें देने जरूरी होते हैं। तो इसलिए कंपनी के लिमिटेशन ऑफ एक्शन उसके मेमोरेंडम में दिए जाते हैं कि कंपनी जिसके बियॉन्ड जाकर काम नहीं कर सकती, अगर किया तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी के लिमिटेशन ऑफ एक्शन कंपनी के मेमोरेंडम में दिए जाते हैं। सेपरेट मैनेजमेंट, यस, कंपनी का मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। कंपनी को चलाने वाले कोई और होते हैं, पैसा लगाने वाले कोई और होते हैं। चलाने वाले होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पैसा लगाने वाले होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स इतने सारे होते हैं कि वो सब मिलकर नहीं चला सकते, तो इसलिए वो कंपनी के बोर्ड के अंदर क्या कहते हैं अपने द्वारा अपॉइंटेड, अपने द्वारा चयनित लोगों को क्या कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, जिससे एक सेपरेट मैनेजमेंट बनकर तैयार हो जाता है। डेफिनेटली कंपनी के अंदर किसी को भी रखने के लिए क्या कहते हैं वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है और उसमें आपको अगर किसी का भी इन्वेस्टमेंट कराना है तो आप फोर्स नहीं कर सकते, इंड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कंपनी को कहा जाता है वॉलंटरी एसोसिएशन कहा जाता है। जिसका मन होता है वो कंपनी के शेयर लेता है या कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, और जिसका मन नहीं होता है वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो इसी वजह से कहा गया है, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक ये भी हो गया कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट और टर्मिनेशन ऑफ एक्जिस्टेंस। जिस तरह से हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, इस तरह से हम कंपनी को क्या भी कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन ऑफ एक्जिस्टेंस, ठीक है। इसके साथ आपका क्या खत्म हो जाता है, हमारी ये वाली क्लास खत्म होती है और इसके साथ हम अपनी नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली शुरू करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।